close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी B17 के पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2019 को लिया गया था। इस क्लास से पहले हमने हेड मिस्ट्रेस के पेडागोजी के 50 MCQs को सॉल्व किया था। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला MCQs है, द आइडिया डैट लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस इज़ गिवन बाय। कि लर्निंग को सोशल प्रोसेस किसने कहा था? ए पियाजे, बी कोलहर, सी स्किनर, डी वाइगास्की। तो डियर फॉलोवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है और इसका राइट आंसर क्या है? डी वाइगास्की। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ ए लर्निंग इज़ ए चेंज इन बिहेवियर। बी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, सी लर्निंग बाय इंसाइट, डी लर्निंग बाय डूइंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जो लर्निंग है किस तरह होती है? लर्निंग बाय डूइंग। कोई काम करेंगे आप तो सीखेंगे, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्रो लेसन प्लान इज़ यूज्ड इन। जो मैक्रो लेसन प्लान है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो डियर फॉलोअर्स, मैक्रो लेसन प्लान क्या है? जहाँ कसीर तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हों, सीखने वाले मौजूद हों, एक बड़ी तादाद में लोग हों, तो ये मैक्रो लेसन प्लान कहलाता है। जब एक टीचर कसीर तादाद में स्टूडेंट्स को लेसन डिलीवर करता है। ए सेमिनार्स में ये होता है या कॉन्फ्रेंसिस में होता है, सी या वर्कशॉप्स में होता है, या इन तमाम में होता है। तो डियर फॉलोवर्स, इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। जो मैक्रो लेसन प्लान है ये जो है एक इन तीनों ऑप्शंस में आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर लाइकली टू बी करैक्टरिस्टिक ऑफ एन इनफेक्टिव टीचर। एक मौसर टीचर की एक खूबी, कौन सी खूबी बयान की गई है नीचे कि जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचर है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या करता है? ए एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, बी एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन, सी रिफ्यूज़ल टू हेल्प द स्टूडेंट्स until they have helped themselves, डी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो एक जो इनफेक्टिव टीचर है वो क्या करता है? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स वो यूज़ करता है अपनी क्लास में, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को वो यूज़ करता है टीचर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, या अपना मेथड ऑफ टीचिंग भी बाज़ का चेंज कर देता है। तो ये क्या? डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, बोथ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट आर। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और अचीवमेंट टेस्ट है ये कौन से टेस्ट होते हैं जी? ए एडजस्टमेंट टेस्ट होते हैं, बी एंजाइटी टेस्ट होते हैं, सी एबिलिटी टेस्ट होते हैं, डी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं जी, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा होता है? जिसमें हम बच्चे की रुझान को देखते हैं कि वेदर ही शुड गो फॉर साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट्स सब्जेक्ट्स। और अचीवमेंट टेस्ट जो है ये बच्चे ने ओवरऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ से क्या सीखा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये बच्चे की एबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? एबिलिटी टेस्ट। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू वाइगास्की यंग चिल्ड्रन यूज़ व्हाट मैकेनिज्म टू टर्न शेयर्ड नॉलेज इनटू देयर पर्सनल नॉलेज। कि वाइगास्की के नज़दीक जो यंग चिल्ड्रन हैं वो कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं? जो नॉलेज उन्होंने हासिल किया है उसको वो पर्सनल नॉलेज के तौर पर जब बयान करते हैं तो क्या कहलाता है? ए सेंसरी मोटर बिहेवियर, बी प्राइवेट स्पीच, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डी ऑटोनमस मोरालिटी। तो जब वो हासिल किया हुआ इल्म को अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो वो उनकी प्राइवेट स्पीच बन जाती है अकॉर्डिंग टू वाइगास्की। बी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल बिहेवियरल द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द टीचर इज़ टू। के मसाइल के हल के दौरान या मसाइल से डीलिंग करते वक्त कि वो इंटेलेक्चुअल हैं या बिहेवियरल हैं, टीचर सबसे पहले कौन सा स्टेप लेता है? ए डिसाइड ऑन द ट्रीटमेंट, बी ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स टू द सेम, सी राइट
प्रस्पेक्टिव प्रोग्राम फॉर ई स्टूडेंट। डी है जी मेक अ डायग्नोस्टिक ऑफ द प्रॉब्लम। तो टीचर क्या करता है, डायग्नोस करता है, तहकीक तक जाता है किसी भी प्रॉब्लम की, तब जाके उससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है इंटेलेक्चुअल है या बिहेवियरल है। क्वेश्चन नंबर 8 है इट इज़ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी पीपल वेयर, डी बोथ एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, बी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ए प्लानिंग, बी मैनेजमेंट, सी डायरेक्टिंग एंड डी इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप इज़ द राइट आंसर, डी। Question number 10 है the ability to think in abstract terms, to analyze and diagnose problem and to make use of literal thinking is called A analytical skills, B decision making skills, C conceptual skills, D communication skills। तो dear followers इसका right answer क्या है, A analytical skills। Question number 11 है supervision should be primarily A preventive and critical, B preventive and corrective, C constructive and critical, D constructive and critical। तो dear followers इसका right answer क्या है, C constructive and creative। Question number 12 है selecting one course of action among various alternatives is A planning, B decision making, C organizing, D coordinating। तो इसका right answer क्या है, B decision making। Question number 13 है what are the characteristics of the goal measuring techniques? A objectivity, B usability, C reliability, D all of above। के मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं उसकी एक अच्छी खूबी या करैक्टरिस्टिक्स कौन सी है। कोई भी टेस्ट अगर रिलायबल नहीं होगा तो वो लिया ही नहीं जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसके अंदर यूजिबिलिटी नहीं है, वो बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कोई भी टेस्ट, तो फिर जो है उसका मकसद ही नहीं है एक बार टेस्ट लेके। तीसरा जो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए किसी भी टेस्ट के। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑल ऑफ अबव। ये तीनों चीज़ें जिस टेस्ट में होंगी तो वो टेस्ट जो है वो लेने के काबिल होगा, वो एक अच्छा मेजरमेंट के तौर पर माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है दैश इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव पॉलिसी एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस। ए एम्प्लॉयर, बी मैनेजमेंट, सी एडमिनिस्ट्रेशन, डी लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स एंड मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ आर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ए टॉप, बी लोअर, सी मिडल, डी एम्प्लॉय। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ए टॉप। क्वेश्चन नंबर 16 है द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश ओरिजिन। ए लाटिन, बी गॉथिक, सी ग्रीक एंड डी जर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ए लाटिन। क्वेश्चन नंबर 17 है इन दैट स्टेज चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बोलिकली। ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बी कंक्रीट ऑपरेशनल, सी प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड डी सेंसरी मोटर स्टेज। तो डियर फॉलोवर्स ये जो पियाजे हैं, पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थेरी है, इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ये पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थेरी है, इसकी चारों स्टेजेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो बच्चे जो होते हैं वो सिम्बोलिकली कब चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, उनके जहन में चीज़ों का जो एक तस्वर है, एक कंसेप्ट है, वो कब से आना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे से कहा जाए कि बेटा दूध पीना है आपने, तो उसके जहन में एक कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा कि दूध जो होता है वो बाटल में होता है और बच्चा दूध पीता है, तो इसलिए वो एक बाटल का कंसेप्ट बना लेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो सिम्बोलिकली उनके कंसेप्ट जो हैं अपने जहन में लाना शुरू कर देता है, सिम्बोलिकली चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है डियर फॉलोवर्स, ये स्टेज होती है प्री ऑपरेशन स्टेज। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 18 है द क्वालिटी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट डैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज़ कॉल्ड। ए कंडीशनिंग, बी अटेंशन, सी मेमोरी एंड डी लिमिटेशन। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी, कंडीशनिंग। ये भी एमसीक्यू जो है मोस्ट रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है
Anatomical growth refers to growth in A. Nervous system, B. Bone structure, C. Circulatory system, D. Muscular system. तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी, बोन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 है फिक्स्ड आइडियाज़ इन बॉल पार्क मेजरमेंट आर द एबिलिटीज़ ऑफ ए साइंस, बी बायोलॉजी, सी लैंग्वेज, डी सोडो साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी सोडो साइंस। ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है जी स्फेलोकोडल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूव्स फ्रॉम ए हेड डाउनवर्ड्स, बी फीट अपवर्ड्स, सी सेंटर टू आउटरवर्ड्स, डी आउटरवर्ड्स टू सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? ए हेड टू डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है जी ए ह्यूमन हैज़ डैश क्रोमोसोम्स इन हिज हर बॉडी, ए 24, बी 36, सी 24 एंड डी 46। तो 23 और 23 के दो पेयर इनको मिला के कितने बन जाते हैं? 46। तो डी इज़ द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो डियर फॉलोवर्स ये एमसीक्यूज़ भी मोस्ट रिपीटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जब भी बात होगी तो ये कौन सी एक्सपेरिमेंट होगी जी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये रिसर्च कौन सी होगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। अगर आप इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट की बात करते हैं तो आप इसका मतलब है आप हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। अगर आप काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जब भी बात करेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास इज़ ए वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल, सी नॉन ऑफ दीज एंड डी लॉजिकल। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है? बी हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 25 है द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। जो डाटा फर्स्ट हैंड है और पहले कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, फर्स्ट टाइम आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ए सेकेंडरी डाटा, बी प्राइमरी डाटा, सी ऑर्गेनाइज्ड डाटा, डी नॉन ऑफ दीज। तो डियर फॉलोअर्स द डाटा दैट हैज़ नॉट अंडरगॉन फॉर एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी प्राइमरी डाटा। और द डाटा दैट हैज़ गॉन फॉर एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स एट लीस्ट वंस, वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो इसलिए जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया वो क्या कहलाता है जी? प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 26 है एन असेसमेंट कैरीड आउट थ्रू आउट कोर्स इज़ कॉल्ड। एक ऐसी असेसमेंट जो थ्रू आउट कोर्स मुकम्मल होने तक जारी रहती है। ए इनिशियल असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड डी समेटिव असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट जो होती है वो शुरू में ली जाती है बच्चे की क्वालिटीज़ को देखने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट कोर्स जारी रहती है। टीचर डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करता है अपनी 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास में बच्चों से छोटे छोटे क्विज़ लेता है, क्लास में क्वेश्चनिंग करता है और ये जो असेसमेंट होती है ये थ्रू आउट क्लास जारी रहती है। अगर हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करें तो ये ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट्स को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है कि बच्चा जो है किस चीज़ में वीक है, उसकी तहकीक तक जाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंग्लिश का टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो डायग्नोस करेगा किसी बच्चे को, कोई उर्दू में एक जुमला पूछ के उससे कहेगा कि इसको इसकी इंग्लिश करो, तो उसको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा टेंसेस में वीक है, तो फिर वो टेंसेस पहले पढ़ाएगा तो डायग्नोस करेगा वो प्रॉब्लम को। इसी तरह डी समेटिव असेसमेंट जो है ये कोई भी पर्टिकुलर कोर्स के एंड पर ली जाती है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बोर्ड्स हैं, एक साल के अरसे में एक टीचर जितना कुछ पढ़ाता है, जैसे आपका कोई भी तालीमी बोर्ड हो गया वो एक साल के बाद जो पेपर लेता है, या एक टीचर जो भी पेपर लेता है एक साल के बाद इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए कि बच्चे किस हद तक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कामयाब हुए हैं, तो ये एक साल के बाद होती है। तो ये कौन सी असेसमेंट होती है जी? समेटिव असेसमेंट। तो जो कैरी आउट थ्रू आउट द कोर्स जो होती है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो पूरा साल जारी रहती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये एमसीक्यूज़ भी मोस्ट रिपीटेड है।
क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, ए रिलायबिलिटी, बी एम्बिग्यूटी, सी ऑब्जेक्टिविटी एंड डी वैलिडिटी। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो रिलायबल होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होती है और वो वैलिड होता है। तो एम्बिग्यूटी जो है ये बहाम को कहते हैं, शक को कहते हैं। अगर किसी चीज़ में कोई बहाम या शक आ जाए, एम्बिग्यूटी हो, तो फिर वो रिलायबल नहीं होता। तो ये एक करैक्टरिस्टिक नहीं है एक रिलायबल अचीवमेंट टेस्ट की। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेलुएटेड थ्रू our present system of education, A affective domain, B psychomotor domain, C cognitive domain, D none of these। तो डियर फॉलोवर साइकोमोटर डोमेन पे तो काम हो रहा है। बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स का इनकाद किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। कोग्निटिव डोमेन पर भी काम हो रहा है। तो बहुत कम जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है जी, अफेक्टिव डोमेन पे बहुत कम काम हो रहा है। बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए करिकुलम। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है। ए कंटेंट, बी ऑब्जेक्टिव्स, सी डिज़ाइन एंड डी वैल्यूएशन। कंटेंट भी करिकुलम का हिस्सा होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हिस्सा होते हैं एंड वैल्यूएशन भी हिस्सा होते हैं, और डिज़ाइन जो है ये करिकुलम का हिस्सा नहीं होता। सी इज़ द राइट आंसर। द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डजंट नो इज़ कॉल्ड। बच्चा क्या जानता है किसी चीज़ के बारे में और क्या नहीं जानता, कौन सा टेस्ट कहलाता है। ए फॉर्मेटिव टेस्टिंग, बी बेंचमार्क टेस्टिंग, सी समेटिव टेस्टिंग एंड डी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। और तो ये एमसीक्यूज़ भी देखें एक बार फिर पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए फॉर्मेटिव टेस्टिंग। तो डियर फॉलोवर्स, आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको कितना सीखने का मौका मिला, और अगले लेक्चर्स जो हैं आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। इंशाल्लाह हम अगली क्लास के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।